अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 29 जुलाई 2022 रोज जुमा सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रही हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद हैं। दो तीन चीजें शुरू में मैं बता देता हूँ, वो बहुत जरूरी हैं आप तक बताने के लिए। मैंने बहुत पहले ये बात की थी कि इमरान खान साहब को भी पाकिस्तानी सिस्टम में जिंदा रह, मैं ये नहीं कह रहा था कि कुछ और करें, पावर पॉलिटिक्स के स्टाइल में आना पड़ेगा। और पावर पॉलिटिक्स में मेरा नुक्ता नजर क्या था कि जैसे उन्होंने पंजाब में हुकूमत गिराई है तो इस तरह उनकी हुकूमत गिराई जाए। वफाक में भी जिस तरह उन्होंने हुकूमत गिराई है पीडीएम ने, तो उनकी हुकूमत भी गिराई जाए। इसमें इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दे दी थी। परवेज खटक साहब, परवेज खटक साहब जो है बहुत अहम शख्सियात से भी मिल रहे हैं। उनके साथ असद कैसर हैं, असद उमर और फवाद चौधरी है। कुछ मुलाकातें भी होगी हुई हैं, बाप से हो चुकी हैं, बीएनपी से और जमात इस्लामी से। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या एमक्यूएम के साथ अगर मुलाकातें हुई तो उसी स्टाइल में वो छोड़ के इधर आ जाएं तो कोलिशन गवर्नमेंट गिर जाएगी। सदर पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहेंगे। आर्टिकल 95 बैकग्राउंड पे चल रहा है, जहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की बात की गई है। तो ये सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सकेंगे, तो अल्टीमेटली इनको निकाल के फिर नए नॉमिनेशन पेपर आएंगे, नया इलेक्शन होगा वजीर आजम का। अब यहाँ दो दिखते हैं, दो मसले हैं, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि पार्लियामानी पार्टी जो असेंबली के अंदर है वो इस वक्त है इनकी है अपना राजा राजा रियाज की, और बड़ी सिंपल सी मेजोरिटी के साथ अपोजिशन लीडर बना हुआ है, मेंबर इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन नैब। और अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो वो उसे राय होनी है। आइन का आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, जो अगला केयर टेकर सेटअप बनना है उसका बनना। तो ये तो बड़ा एक खतरनाक रास्ते पे हम खड़े हैं। और मैंने एक सजेशन दी थी कि जैसे उनके कुछ लोग हैं तो 20-25 लोग, ये इस्तीफे वाला मामला उनसे ज्यादा तादाद जाए, वो बैठकर एक अपना ग्रुप मुंतखब करे और इस सारे मामले को लेकर वो चले। मेजोरिटी आ जाएगी ना, मेजोरिटी में फिर ये सारे आ जाएंगे। मेजोरिटी इसलिए रखनी है, ज्यादा जरूरी है ताकि पार्लियामानी पार्टी जो है ना, पार्लियामानी पार्टी या इनके आर्टिकल 63 भी बैकग्राउंड चल रहा है, उसमें जो जितने लोग होंगे, जो कि इनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जब ये तादाद ज्यादा होगी, अगर ये वोट डालने लगे, अभी एक बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। अगर आप ये ले भी लें, आप ले भी जाएं इन लोगों को, तो पार्लियामानी पार्टी जो अंदर बैठी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की, लेकिन वो तो राजा रियाज की सदारत में मेजोरिटी फैसला कर लेगी जो भी बैठे हुए हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए, ऐसे हालात बनाने के लिए ये आपको पावर पॉलिटिक्स करनी पड़नी है। और मैं इस पे बड़ा क्लियर हूं। राजा रियाज को हटाने के लिए मैंने कई खत लिखे हैं अपना स्पीकर नेशनल असेंबली को। आखिरी खत की कॉपी में बैकग्राउंड पे चला रहा हूं, मैंने पिटीशन भी मुकम्मल की हुई है। लेकिन ये इसमें अगर ये नहीं, अगर आप ये तरीका नहीं इख्तियार करेंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होने हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। यानी आप जोड़ तोड़ में लगे हो तो दूसरी तरफ ये ध्यान रखना है आपको कि अभी मौजूदा हालात में मेरी नजर के मुताबिक पार्लियामानी पार्टी जो है अंदर जो बैठी हुई है, जो अंदर बैठ के फैसला करेगी, जो भी फैसला करेगी, तो वो तो उनकी बैठी है। तो आपकी पार्लियामानी पार्टी को इस तरह मजबूत आपको करना पड़ेगा। या सारे के सारे अब तो जो कि आप हुकूमत गिराने लगे हैं, तो सबको वापस लेके आए असेंबली के अंदर अपोजिशन का आप बाकायदा चार्ज संभाले। और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं, मैं चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना स्टैंड है, मैं अपने तौर पर ये बात रख रहा हूं। मैंने महसूस किया कि ये बात आप लोगों तक आनी चाहिए। मैं तो ये थोड़ी सी तमहीद आपके सामने बांध दी है, ये हालात और वाकयात। पर मैं पावर पॉलिटिक्स समझता हूँ होनी चाहिए। जनाब ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या ख्याल है? गजनफर साहब जी बिल्कुल, आपने तो हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर दी है। और ख़ास तौर पे जब जो कुछ पंजाब में हुआ और पंजाब में जिस तरह सिस्टम को अप्रूव करने की कोशिश की गई, वो एक इम्पोर्टेड और एक क्रिमिनल चीफ मिनिस्टर, उसके पीछे उसका बाप बैठा हुआ था और उसने जिस तरह चीज़ों को मनूवर किया। आज एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको कहूँगा। आज एक बड़े क्लोज PMLN के एक एंकर हैं और आपने उनको सुना भी होगा, मंसूर अली खान साहब, वो एक्सप्रेस टीवी पर।
आज वो शहबाज शरीफ को मशवरा दे रहे थे कि आप अपना शेर का अगले इलेक्शन में शेर का निशान हटा के बकरी का निशान रख लें। बात तो ठीक कह रहे हैं वो। हाँ, उन्होंने कहा कि जी आपने अपने बेटे को रखने के लिए पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया कि बेटा वो रंगीला नहीं था, एक मोहम्मद शाह रंगीला वाला, ये प्राइम मिनिस्टर आपका वही किरदार इंजाम दे रहा है। तो अब अगर तो उन्होंने हुकूमत गिराई है तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अब 2 सूबों में तो आपकी हुकूमत है, तीसरे सूबे में भी आप बलूचिस्तान में कोलिशन के अंदर तो मौजूद हैं। तो इसको ये जो एक इम्पोर्टेड असेंबली बैठी हुई है, एक क्रिमिनल कैबिनेट बैठी हुई है, जो आपने सोचा अब वो वजीर कानून, मैंने इतना गंदा वजीर कानून आप यकीन करें आज तक नहीं देखा था जितना गंदा ये वजीर कानून आप लेके आए हैं। वो आज एक पार्लिमानी पार्टी बना रहा है जजों के इख्तियारात को सलब करने के लिए। यार ये तो बनाना रिपब्लिक में नहीं होता। अजहर सदीक साहब, ये लोग वजह फरमाया आप। रंगीला जो बच्चा साका जो था ना, जिसने एक दिन में हुकूमत की थी या जो थी, वो इनसे बेहतर था। ये लोग पढ़े लिखे, कुछ पढ़े लिखे जाहिल है, कोई वैसे ही जाहिल है। तो कमीनगी की भी अजहर सदीक साहब एक हद होती है, यानी कमीनगी का भी एक लेवल होता है। आपको इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप अपना ही थूक चाटने लगे। ये तो सारे वो हैं जो अपना ही थूक चाट रहे हैं। तो अब अगर ये चीज है तो इसके ऊपर काउंटर प्रेशर, जिस तरह आपने फरमाया, काउंटर प्रेशर डेवलप करने की जरूरत है। राजा रियाज का कैरेक्टर आपको पता है। राजा रियाज उस किस्म का आदमी है जो आप यकीन कीजिएगा कि वो अपने दफ्तर में जब वो मिनिस्टर था वो धोती बैठा होता था और एक मालशिया था जो उसकी मालिश कर रहा होता था। मेरे एक दोस्त थे, वो इनका ये जो यहाँ पे मारगला माइंस जो हैं, आपको पता है मारगला में वो कटिंग के जो वो लगे हुए हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम था। उनकी एक एसोसिएशन है मारगला, अपना ये जो जहाँ से वो बजरी निकलती है, वो लोग इसके पास गए। कोई वो कहते हैं, उनके चेयरमैन बताते मुझे कि इसके पास गए दफ्तर में, तो ये धोती पहन के बैठ रहा था, बनियान बैठ रहा था, एक मालशिया इसकी मालिश कर रहा था। उन्होंने कहा ये है, ये काम है। तो उसने कहा जी, वो उन्होंने कहा जी क्या ये कानूनी तरीके से हो सकता है? हम तो आपके वस्तियाँ हैं। उन्होंने कहा जी कानून चानून छो, पैसे कटो, 3 करोड़ तो कम, हर काम जो है वो हो सकता है पाकिस्तान में। पता इतना गंदा इंसान आपने जिंदगी में देखा नहीं होगा। और एक वो नूर आलम किस्म का आदमी और इस किस्म के लोग जो, तो अगर ये लोग बैठे हों और ये मेरे और आपकी तकदीर के मालिक है, मेरे और आपकी चीजों के फैसले कर रहे हैं, तो इनको तो जूते मार रही है नून लीग आज की तारीख में। इनको तो उन्होंने अंडर आसिफ जरदारी की क्या वैल्यू है? मैं आपसे फिर 12 अर्ज करता हूँ, और पूरे पाकिस्तान को रियलाइज करना चाहिए कि सियासतदान वो सियासतदान नहीं होता जो लोगों को खरीदता है पैसे दे के, वो कुछ और होता है। जो आदमी पैसे दे के लोगों को जमीन खरीद और पैसे दे के सिस्टम को चेंज कराने की कोशिश करे, उसको सियासतदान नहीं कहना चाहिए। उसके लिए एक अपना किताबों में एक बहुत गंदा और बड़ा डर्टी लफ्ज है। और अगर आपकी तारीख ही ये रही है ये करने की, तो अब आप जो सजेशन दे रहे हैं इमरान खान को, मेरा ख्याल उनको इस सजेशन पे अमल करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा आज वो जो एक वजीर, एक और वो जो इंटीरियर मिनिस्टर है, आप मुझे बताएं अजहर सदीक साहब, आप को लगता है इस शख्स को इंटीरियर मिनिस्टर होना चाहिए? जो उसकी, मैं और किसी साहब से नहीं, मैं उसकी मेंटल एक्यूमेंट की मेंटल क्वालिफिकेशन, लेकिन किसी वक्त मैं आपको बताऊं गजनफर साहब, वो लगता यही है कि शायद कोई मछली मंडी या कोई यानी आड़ती लगता है वो। सच बताऊं आपको, लोग बताते हैं इस तरह भी लोग मछली में मंडी में भी लोग अपने रेट पे बरकरार रहते हैं, रेट नहीं गिराते। अपना गजनफर साहब, आप गवर्नर राज के हवाले से तो आप समझ सकते हैं गवर्नर राज लगाने का मकसद क्या है। वहीं से आपको आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं तो, मैं एक अखबार पढ़ रहा था पिछले दिनों अभी एक आर्काइव में। तो वो अखबार था, नवाए वक्त था, 10 दिसंबर 2000 का नवाए वक्त था। उस 10 दिसंबर 2000 का, यानी अब 22 साल हो गए। उस पर हेडिंग लगी थी, जिसकी जो मेन हेडिंग थी वो थी कलसूम नवाज शरीफ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि समझौता हो गया, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। तो आज 2022 में आज 2022 में भी वो डाकू बार बैठा हुआ है। 2000 में भी वो डाकू बार बैठा हुआ था। लंदन में अखबारों ने कहा पेंट हाउस पायरेट का मतलब था नकबजन, जो पीछे से किसी मुल्क में किसी घर में नकब लगाता है। वो पायरेट आज भी बाहर बैठा हुआ है, वो डाकू आज भी बाहर बैठा हुआ है चोरी करके। कल वो लाल रंग की पैंट पहन के खड़ा हुआ था हैरिड्स में, 70-80 साल की उम्र में लाल रंग की पैंट पहन के और लाल रंग का स्कार्फ पहन के। आप उसकी तस्वीर उठा के देख लीजिएगा।
तो ये जो इस किस्म के पायरेट हैं, जो मैं नहीं कह रहा, ये लंदन के अखबार ने कहा, BBC ने फिल्म चलाई, उन्होंने कहा जी ये जो चोर हैं इसके एवन फील्ड के, वो आज भी बाहर बैठा हुआ है। अब वो क्या चाहते हैं, यानी 2020 में वो कहती हैं कुलसूम नवाज, मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि जो वायदा हो गया वो वापस आ जाएंगे। आज भी वो वापस आने की बात कर रहा है। आज वो उनकी जो, यानी आप, मैं एक और चीज थोड़ी सी करूंगा, कल मरियम ऐवान ने एक स्टेटमेंट दी है, आपकी नजर से गुजरी होगी। उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है कि ये नंगी नाइंसाफी है, नंगी नाइंसाफी है, दुख और अफसोस का मकाम है, ऐसी तरबियत की है। यानी ऊपर ऐसे लोग, पहले तो ये सोचना यही पाकिस्तान कौम को, ये नंगी का लफ्ज उनके जहन में क्यों आया, क्योंकि वो नंगी फिल्में बनाती हैं, सॉरी वीडियोस बनाती है, वो पॉर्न वीडियोस की डायरेक्टर है, खुद कहती है कि जी मेरे पास बहुत सारे लोगों की फोटो वो वीडियोस हैं जो मैं चला सकती हूँ क्योंकि लोग गलत काम करते हैं। यानी आप बताइए, इस्लाम में, मजहब में, या सोशल कस्टम में, या किसी खानदान में ये नंगी जो वो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, क्योंकि याद रखिए जो जहन में आपके लफ्ज होता है ना, वो जरूर आपके सामने आता है, वो आपकी जबान पे जरूर आता है जो आपकी थिंकिंग दरमियान में हो रही है। आसिफ जरदारी क्योंकि पैसे दे के और लेके का, आज भी वो पैसे दे के और लेके, वो एक ट्रेडिशन के तौर पे उसकी चली आ रही है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये आप कितनी दुख वाली है, कितनी अफसोस। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के हिसाब से बात कर रहे थे पाकिस्तान में, आप सुप्रीम कोर्ट की तो बात कर रहे थे, आज एक चीज पे और गौर कीजिएगा सर सदीक साहब, पाकिस्तान के लोगों को गौर करना चाहिए। आज पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 250 से ज्यादा है, और आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक डिसफंक्शनल है। स्टेट बैंक के 5 डायरेक्टर होते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनमें से 3 जुमे को रिटायर हो चुके हैं। 2 जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी है एक, उसको IMF ने वोट देने का इख्तियार नहीं दिया, और दूसरा जो डायरेक्टर वो एक्टिंग गवर्नर है अपना स्टेट बैंक का। अब आप मुझे बताइए कि ये जो रंगीले हैं, इनकी सीरियसनेस का, इससे कल असेंबली में खड़ा होकर तकरीर कर रहा था और इतनी बड़ी बड़ी कलाबें मार रहा था कि आप सोच नहीं, कहता है जी इंसाफ का दौरा म्यार है। भाई दौरा म्यार तो है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो फर्द जुर्म लगने वाली थी, तो तुम तो बाहर फिर रहे हो 1600 अरब रुपए की करप्शन करके। तो और दूसरा जो गरीब आदमी है उसके ऊपर 4 रुपए भी वो ले लेता है, कोई स्टेट बैंक, कोई किसी बैंक में किसी जगह, उसको उठा के आप ऊपर, तो दोहरा निजाम तो है। आज जो आप जजेस की तकरीर करने की कोशिश, वो दोहरे निजाम की सबसे बड़ी मिसाल है कि आप थूक के चाट रहे हो, यानी थूक के चाटते हो। कि पहले आपने जब फैसला आया कासिम सूरी का तो आपने बगले वो तालियां बजाई, पूरे सूबे की मिठाई खत्म हो गई। अब जो फैसला आया तो आप उसके ऊपर वो आज आपका वजीर कानून लगा हुआ था कि हम कमेटी बना देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, और वो चीजों को ढा देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। तो बात ये है कि जब ये हर चीज से नाकाम होंगे, जब ये असेंबली में झूठ कहता जी मेरी कंट्रोल में नहीं है तेल और गैस की कीमतें, और भाई तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है तो कीमतों को कम करना तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना। जब 119 रुपए थी, जब 119 रुपए ब्रेंट था, जब 149 रुपए पेट्रोल था, आज ब्रेंट जो है वो ऑयल जो है वो 103 रुपए है, तो आप जो है 100 रुपए आपको 80 रुपए कम करने चाहिए थे ना। और फिर इतना बेशरम है ये लोग कि आके टीवी के ऊपर 18 रुपए 50 पैसे टीवी अनाउंस करने के लिए ये खिताब करते हैं। तो इनके नीच हरकतें देखिए। अब ये जो गवर्नर राज है, इसकी टेक्निकल पॉइंट तो आप जानते हैं कि क्या गवर्नर राज लगाया जा सकता है, क्या गवर्नर राज के लिए सुप्रीम अपना असेंबली से प्रपोजल्स आ सकती हैं, क्या दोनों हाउसों के पर? फिर गवर्नर राज के अलावा ये प्रेसिडेंट की सवाबदीद है। आपको पता है कि कानून, गालबन आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ये भी कहता है कि प्रेसिडेंट हिमसेल्फ कैन आल्सो टेक कंट्रोल। एक तो गवर्नर वहां पे बैठा हुआ है जिसने वो, तो ये जो चीजें हैं ये वो हारे हुए जुवारी होते हैं, हारे हुए बंदर मदारी होते हैं, हारे हुए बंदर होते हैं जो इस किस्म की चीजें करने की कोशिश करते हैं। अब जो चीजें ये कह रहे हैं कि कानून साजी, सुप्रीम कोर्ट आई, अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फरमाया था, अगर आपकी नजर से गुजरा हो, उन्होंने कहा जी जो 18th अमेंडमेंट थी उससे पहले जो इख्तियार था डायरेक्शन का वो पार्टी हेड के पास था। 18th अमेंडमेंट के बाद ये पार्लिमानी पार्टी के पास आ गया। तो 18th अमेंडमेंट सदीक साहब किसने पास की थी? इन्होंने।
वो एक बुद्ध वाला है ना पीपल्स पार्टी के, क्या नाम है उनके, रजा रब्बानी, उन्होंने बहुत क्रेडिट लिया था इसका। उन्होंने आके बड़ी बड़ी तकरीरें की थी हमने मैं वैसे एक बात बताऊं 18वीं तरमीम ने इस मुल्क का बहुत सत्यानाश किया है, करके रख दिया। साफ होगा एक दिन इन लोगों से। ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज उसी का तसलसल है, याद रखिएगा 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम ने अजहर सदीक साहब सूबों को रिच कर दिया, फेडरेशन को कमजोर कर दिया, फेडरेशन को वीक कर दिया। बिल्कुल तो ऐसा ये ही जो, लेकिन फिर भी क्लेम उसका क्रेडिट कौन लेता था? तो बिलावल भुट्टो को नहीं पता कि 18वीं तरमीम कौन लेके आया था? जब 1970 का आइन बना है तो नवाज शरीफ के, 1973 का आइन बना है तो नवाज शरीफ क्या कर रहा था सर सदीक साहब? कोई पार्टिसिपेशन थी उसकी उस आइन बनाने में? वाज ही मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? तहरीक इस्तिक़लाल में था, लोगों की गाड़ियां चलाया करता था। इनके वालिद साहब कहते हैं कि मेरा कोई मेहमान आता था, इसको मैं गाड़ी देता था, जाके इसको फलानी जगह छोड़ाओ। ये इसकी टोटल वैल्यू थी। कभी इसकी वैल्यू पूरी हो तो वो एक आईजी पंजाब थे सादुल्लाह खान साहब, जिनका ये बहुत जबरदस्त आदमी थे, बड़े ऑनेस्ट आदमी थे, उनका एक क्लास फेलो था। तो वो बताते हैं कि किस किस्म की वो गवर्नमेंट कॉलेज में एक गाड़ी ला के उसके ऊपर बैठ गया। आज भी लाल पैंट पहनी थी, उस जमाने में भी लाल पैंट पहनता था। अब तो ये जो चीजें हैं अजहर सदीक साहब, ये क्यों हो रही है? इसको कौन कंटेस्ट करेगा? इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि हमारी अदलिया को स्ट्रांग होना चाहिए। इमरान खान को वो कोशिश करनी चाहिए जो आप फरमा रहे हैं कि इनकी छुट्टी कराए। MQM है, बाप है, 2 वोटों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी हुई है, इनकी छुट्टी कराए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा लें, असम्बलियाँ डिजॉल्व हों और नए इलेक्शन की तरफ आप जाएं। क्योंकि जिस तरह लोगों ने जश्न में, देखिए कल वो एक मरियम नौटंकी, वो है मरियम, क्या नाम है उसका, वो जिनकी वजीर इत्तलात है, वो एक स्टेटमेंट दे रही थी कि जी ये जो फैसला आया है, वो जो कहती है ना आंखें मटका के कहती है 2000 रुपए 2000 रुपए, वो कह रही थी कि जी जो फैसला आया है ना, इससे अवाम बाहर निकलेंगे। अवाम कब बाहर निकले? अवाम कब बाहर निकले हैं? 2 बंदे नहीं आए, दो बंदे नहीं निकले कई मुस्लिम लीग के सपोर्ट। और बात कर रहा हूँ, वो कौवे निकल आए, चीले निकल आई, गिद्धे निकल आए, यानी अवाम नहीं निकली। कौन सी? कोई अवाम नहीं निकली इनकी सपोर्ट। अगर अवाम निकली है तो कल निकली है। क्यों निकली है? कि उनको ये यकीन हो गया है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ जो स्टांस उठाई गई है, उनको यकीन हो गया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनको यकीन हो गया कि अल्लाह पे यकीन करो, खौफ से निकल जाओगे। उनको यकीन हो गया है कि ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट अमेरिकन लेके आए हैं, ये हमारे मसाइल का हल नहीं कर रही है। उनको यकीन हो गया कि जिस तरह उनके ऊपर माशी बदहाली इम्पोज की जा रही है, वो इस तारीख की सबसे बड़ी माशी बदहाली है। उनको यकीन हो गया है कि 3 महीने में 57 रुपए डॉलर जो ऊपर गया है, ये नाअहली है। ये नाअहली है उस शख्स की जो कहता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है चीजें। ये नाअहली है उसकी जो कहता है कि जी कानून की बरतरी होनी चाहिए। ये नाअहली है उस शख्स की जो कहता है मुजरमाना गफलत हुई है। ये नाअहली है उस शख्स की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इल्जामात फेंकता है। ये नाअहली है उस शख्स की जो 1600 अरब रुपए खा गया पाकिस्तान में। या नाअहली है उस शख्स की जिसने टीटियां भेजी मरे हुए लोगों के अकाउंट में। ये नाअहली और शख्स की जिसकी वजह से डॉक्टर रिजवान जो है उनकी मौत वाकया हुई है। ये उसकी लोग बाहर निकले हैं, लोग अपने जज्बात का इज़हार बाहर निकले। जो भी शख्स लोगों के इशू को डिलीवर नहीं कर सकेगा वो लोगों में बदनाम होगा। इमरान खान साहब की भी रेपुटेशन बहुत नीचे जा रही थी, अगर आपको याद हो, जब वो पावर में थे, क्योंकि रोजाना चीजों की कीमतें बढ़ती थी, डॉलर की कीमत बढ़ती थी, लोग खुश नहीं थे, इन्फ्लेशन ऊपर थी, उनके घर में प्रॉब्लम था। लेकिन इन्होंने तो तबाही मचा के लग दी है 3 हफ्ते में। इन 3 महीनों में इन्होंने पाकिस्तान का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। दुख की बात यह है, मुझे अफसोस उस वक्त होता है जिस वक्त बहुत सारे ऐसे अदारे जो पाकिस्तान की इस हालत का नोटिस ले सकते हैं और कम अज कम गवर्नमेंट को कॉशन कर सकते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को कॉशन कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को बुला सकते हैं, वो मुफ्ता इस्माइल जो इनकॉम्पिटेंट आदमी है, जो जाहिल है, जो अपनी इंडस्ट्री को सिर्फ फायदा देता है, उसको बुला। वो भी अदारे खामोश बैठे हुए हैं, सिर्फ अवाम सफर कर रहे हैं। कब तक सफर करते रहेंगे भाई? अच्छा, एक बात ज़हन में रखने वाली बड़ी जरूरी है। जब ये गवर्नमेंट के लिए आए तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये, मैंने कहा था 2-2.5 महीने से ज्यादा ये चल नहीं सकते। इमरान का जो एक स्टैंडर्ड दे दिया वो मेंटेन नहीं कर सकते।
अगर ये करना होता ना, ईमानदार होते, ये नैब में तरामीम की तरफ ना जाते, ये ईसीएल वाले मामले या बाकी किसी मामले में ये अपने आप को ना लेके जाते, लेकिन ये जिस तरह लेकर गए हैं, ये साबित हो रहा है कि इनका एजेंडा कुछ और है। और वो एजेंडा वो देखें आहिस्ता-आहिस्ता आराम-आराम से कंप्लीट कर लिया, जेबें भर लेंगे और अपने आप जो भी अज़ाइम उनके उस एजेंडे का अदर सदीक साहब किसी को तो नोटिस लेना चाहिए ना। दुख की बात सिर्फ यहाँ ये है, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी अदर सदीक साहब दुख की बात ये है कि जिन लोगों को उसका नोटिस देना चाहिए वो भी आज खामोश बैठे हुए हैं और गालिबन वो एहसास ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान माशी हालात में किस तरह तबाह बर्बाद होता जा रहा है। कल एक FBR के सेक्रेटरी थे, नाम नहीं लूंगा उनका, FBR में मेंबर है, वो फरमा रहे थे एक जगह पे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान पहले डिफॉल्ट में 4थे नंबर पे था, आज 3रे नंबर पे आ गया। या ये लोगों को पता नहीं है? क्या वो अरबाब इख्तियार को नहीं पता जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की, सॉलिडारिटी की, सोवरेनिटी की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या उनको अपना रोल हल करना नहीं चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदर सदीक साहब कोई आपकी सरहद पे कोई खतरात नहीं है, कोई आपकी सरहद पे बमबारी नहीं हो रही, कोई ऐसा इशू नहीं है। यूक्रेन की वॉर जब तक चलेगी कोई इस खत्ते में कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती है। लेकिन अगर इस वक्त खतरा है और इस वक्त कोई चीज डिबैकल के में लेके, वो है आपकी माशी सिक्योरिटी, वो है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक पॉलिसी भी तो नेशनल सिक्योरिटी का एक जुज है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? वहां पे डिस्कस होनी चाहिए नहीं? तो क्या डिस्कस हो गई है? इसका क्या जवाब है यार? कौन जवाब देगा इसका? नहीं है ये वो अमेरिका, अदर सदीक साहब, पाकिस्तान अमेरिका ने आजाद नहीं कराया था। इस मुल्क के लोगों ने, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी थी। आपको एक किताब है बड़ी मशहूर, लोगों का फ्रीडम एट मिडनाइट, वो उठा के पढ़े, जो बाहर के BBC के दो अपना बरतानिया के 2 जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा मैसेकर हुआ था जब ये पाकिस्तान इंडिया बने। तारीख की सबसे बड़ी किलिंग हुई थी, तारीख का सबसे बड़ा वैश्यानापन हुआ था, जहां पे लोगों को कत्ल किया गया था, मारा गया था, फैमिली जो है उनको उठा के अपरूट कर दिया गया था। तो क्या हमें अमेरिका ने आज़ाद कराया था? क्या हम इस आज़ादी की कीमत ये पे कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान जो डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा है, आपके फॉरेन रिजर्व सिंगल डिजिट में हो गए हैं, और ये लोग बैठ के कल असेंबली के अंदर कोई इन्फ्लेशन पे बात हुई, कोई प्राइस हाइक पे बात हुई, घी की कीमतों पे बात हुई, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बात हुई? कोई बात हुई तो मुझे बता दें, किसी किस्म की बात की असेंबली में? ये सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसके ऊपर लोगों को गालियां देते रहे हैं असेंबली में, चाहे वो बिलावल भुट्टो था, चाहे वो ये इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर या कोई भी था। वो सिर्फ लोगों को गालियां देते रहे हैं और क्लेम करते रहे कि हमसे बड़ा अरस्तू तो पैदा ही नहीं हुआ था पाकिस्तान में, अमेरिका में भी पैदा नहीं हुआ था, हम तो दुनिया के सबसे बड़े अफलातून और अरस्तू हैं जिन्होंने जमहूरियत का ठेका लिया हुआ है, और जमहूरियत को बर्बाद भी ये खुद ही कर रहे हैं। जो शख्स सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वो वकील है, चाहे वो बैरिस्टर है, चाहे वो कोई भी है, वो सबसे बड़ा जाहिल है। जैसे फुल कोर्ट बेंच में कल आप एक टीवी पे कह रहे थे, एक साहब, मुझे अफसोस हो रहा था कि वो इतनी नॉलेज के साथ ऐसी बात कर रहे हैं कि जी फुल क्या, और वो जो लोग आजकल बात करते हैं, 1-2 एंकर कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बेंच बनाते हैं, उनकी भी तसल्ली हो जाती। आप मुझे बताइए अदर सदीक साहब, लॉ जो होता है वो तसल्लियां दिलाने के लिए होता है, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। सेटल करने, लॉ जो होता है, कानून तो जजमेंट डिलीवर करने के लिए होता है। बिल्कुल बजा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन आई नो इरफान कादिर साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो भी सियासत में इन्वॉल्व हो गए क्या? नहीं, पढ़े लिखे का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, ये जो उस दिन हुआ है ना वहाँ, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि लॉ के बारे में उनको हम तो लेकिन वो अब जो बात कर रहे हैं वो तो अगेंस्ट ऑल दी स्टैंडर्ड्स है। वो जो बात कर रहे हैं वो तो लॉजिक ही नहीं है। उनको कुछ समझना चाहिए कि जी आप मुल्क को हिजान में ना मुब्तला करें। इरफान कादिर साहब को भी पता होगा कि फुल कोर्ट का मतलब है कि केस को डिले करो सितंबर तक। ये सितंबर के बाद लेके जाना था उन्होंने। चलें, बहरहाल हमारा टाइम काफी ज्यादा हो गया जी, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।